नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम अपने व्याकरण खंड से निबंध साहित्य का इतिहास इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं निबंध की परिभाषा, निबंध के भेद, निबंध की भाषा शैली, उसके तत्व और निबंध के साहित्य का विकास क्रम एवं प्रमुख निबंधकार। इसमें आधुनिक युग को गद्य की प्रतिस्थापना का श्रेय जाता है। जिस विश्वास, भावना और आस्था पर हमारे युग की बुनियाद टिकी थी, उसमें कहीं न कहीं अनास्था, तर्क और विचार ने अपनी सेंध लगाई। कदाचित यह सेंध अपने युग की मांग थी, जिसका मुख्य साधन बना गद्य। यही कारण है कि कवियों ने गद्य साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। जो प्राचीन काल में क्या होता था, केवल पद्यात्मक रचनाएं ही होती थी। चाहे आप पुराना इतिहास, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो जो भी जब से भी हमें लिखित रूप से रचनाएं प्राप्त हुई हैं, 10वीं शताब्दी से लेकर के अब में लगभग 19वीं शताब्दी तक, तब तक लगभग पद्यात्मक रचनाओं का ही संकलन देखा जाता है। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद भारतेंदु युग के प्रारंभ होने के समय के पश्चात गद्य की जो यह विधा है, वह अत्यंत ही अच्छी तरीके से उभर कर आई, जिसमें हिंदी गद्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। यह कविता के क्षेत्र में चाहे परंपरावादी थे, परंतु गद्य के क्षेत्र में नवीन विचारधारा के पोषक थे। इनका व्यक्तित्व इतना समर्थ था कि इनके इर्द गिर्द लेखकों का एक मंडल ही बन जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही भारतीय हिंदी साहित्य के गद्यात्मक परंपरा का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के लेखन शैली के बाद ही लगभग गद्य रचनाओं का जो परंपरा है वह आगे बढ़ी। हिंदी गद्य के विकास में दशा और दिशा इन्होंने ही रखी और इस मंडल का अपूर्व योगदान इन्हीं का रहा। इन लेखकों ने अपनी बात कहने के लिए कौन सी विधा चुनी? निबंध विधा को चुना। अब सर्वप्रथम हम जानते हैं निबंध किसे कहते हैं, निबंध का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, निबंध की तत्व क्या होने चाहिए, निबंध की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए और निबंध का जो संक्षिप्त इतिहास है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो निबंध, सामान्य निबंध शब्द की व्युत्पत्ति पर यदि हम विचार करें तो उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से बना हुआ है यह शब्द, जिसका सामान्य अर्थ होता है बांधना, निबंध। अर्थात पर्याय के रूप में यदि हम इसको कहें तो लेख, संदर्भ, रचना, शोध, प्रबंध इत्यादि ये सब गद्यात्मक तरीके से ही लिखे जाते हैं, तो ये सभी निबंध की श्रेणी में आ सकते हैं। और निबंध को अंग्रेजी भाषा में ऐसे और फ्रेंच भाषा में ऐसाई कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग या परीक्षण। तो यह तो हमने जाना निबंध का सामान्य अर्थ। परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है निबंध की परिभाषा, निबंध किसे कहते हैं और निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एवं निबंध शब्द किस शब्द से आगे आकर के आया है हमारी हिंदी भाषा में। इसके बाद हम देखेंगे निबंध की भारतीय एवं पाश्चात्य परिभाषाएं कोशीय अर्थ में। निबंध की जो परिभाषाएं हैं वो विभिन्न हैं। पाश्चात्य जो समर्थक है उनकी कुछ दूसरे प्रकार की परिभाषा है, प्राचीन समर्थक हैं जो उनकी दूसरी परिभाषा है। तो इसका सीधा सा उदाहरण है, मानक हिंदी कोश में निबंध के संबंध में यह मत प्रकट किया गया कि यह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख, जिसमें किसी विषय के सब अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप में विवेचन किया गया हो। तो मानक हिंदी कोश जो निबंध के संबंध में उनकी क्या विचारधारा है, तो उनका कहना है कि निबंध किसे कहते हैं, वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख। निबंध उनके संबंध में विचारपूर्ण हो, विवरणात्मक हो और विस्तृत तरीके से लिखा गया हो और उसमें सभी अंगों को मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचित किया गया हो। ठीक है। दूसरा, हिंदी शब्द सागर में निबंध शब्द का अर्थ दिया गया है बंधन या व्याख्या, जिसमें अनेक मतों का संग्रह किया गया हो। यह किसके
अनुसार यह हिंदी शब्द सागर के अनुसार है, बंधन या व्याख्या। आगे हम देखेंगे पाश्चात्य विचारकों का मत। जो पाश्चात्य विचारक हैं वो वैदेशिक हैं, विदेशी हैं और आधुनिक युग से अभी वर्तमान युग से संबंधित रखते हैं। तो निबंध शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच में मांटेन ने किया था और वह भी एक विशिष्ट काव्य विधा के लिए। उन्हें ही निबंध का जनक माना जाता है। उनकी रचनाएं आत्मनिष्ठ हैं। उनका मानना था आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई essay बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन whom आई नो बेस्ट। यह किसका कहना है? फ्रेंच के मांटेन। और उन्होंने निबंध के विषय में क्या कहा? उन्होंने निबंध के विषय में यह कहा कि वह एक विशिष्ट काव्य विधा है जिसमें अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अंग्रेजी में सबसे पहले ऐसे शब्द का प्रयोग बेकन ने किया था। वह लैटिन थे और वह लैटिन भाषा के ज्ञाता थे। उसने इस भाषा में अनेक निबंध लिखे। उसने निबंध को बिखराव मुक्त चिंतन कहा। किसने कहा? यह प्रयोग बेकन ने कहा। बेकन ने क्या कहा कि निबंध एक बिखराव युक्त चिंतन है। ठीक है। और भारतीय निबंधकारों के मत के अनुसार बाबू गुलाब राय ने निबंध के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा व्यक्तित्व और विचार दोनों को निबंध में उन्होंने आवश्यक माना है। वे कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा अनावश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। बाबू गुलाब राय के अनुसार उन्होंने क्या कहा? निबंध के अंतर्गत किसी विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा अनावश्यक संगति और संबद्धता का साथ किया गया हो। यह किसके अनुसार है? यह बाबू गुलाब राय के अनुसार है। जब हम परिभाषाएं लिखते हैं प्रश्नोत्तरों में, जब प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो हम ऐसे कोटेशन दे करके भी परिभाषा को लिख सकते हैं कि बाबू गुलाब राय के अनुसार ये परिभाषा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये परिभाषा है, अथवा जो पाश्चात्य निबंधकार हुए हैं उनके माध्यम से भी हम ऐसे कोटेशन दे करके प्रश्न के उत्तर को अत्यंत ही आकर्षक बना सकते हैं। निबंध की परिभाषा का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निबंध एक गद्य रचना है। इसका प्रमुख उद्देश्य अपनी वैयक्तिक अनुभूति, भावना या आदर्श को प्रकट करना है। यह एक छोटी सी रचना है और किसी एक विषय पर लिखी गई क्रमबद्ध रचना है। इसमें विषय की एक रूपता होनी चाहिए, साथ ही तारतम्यता भी। यह गद्य काव्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में अपने भावात्मक और प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। निबंध कैसी काव्य विधा है? जिसमें लेखक एक सीमित आकार में रह करके अपनी भावात्मक प्रतिक्रियाओं को उसमें बंधित करता है और उसको लिखता है। ठीक है। अब निबंध के जो प्रमुख, निबंध में ऐसे कौन कौन से तत्व होना आवश्यक है तो उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो उसमें उपयुक्त जो निम्नलिखित तत्व हैं वह आवश्यक होना चाहिए, जिसमें से पहला तत्व हमारा क्या है कि विषय का चयन, उपयुक्त विषय का चुनाव। जिस लेखक जिस विषय पर निबंध लिखना चाहता है उसे सबसे पहले उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए। तो पहला तत्व हमारा क्या है? उपयुक्त विषय का चुनाव, और इसके लिए उसे पर्याप्त सोच समझकर विचार करके करना चाहिए। निबंध का विषय सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक, वस्तु, प्रकृति, वर्णन, चरित्र, संस्मरण, भाव, घटना आदि में से किसी भी विषय पर हो सकता है, किंतु विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें लेखक अपना निश्चित पक्ष व दृष्टिकोण भली भांति से व्यक्त कर सके। विषय कैसा होना चाहिए? विषय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लेखक अपना निश्चित पक्ष और दृष्टिकोण दोनों जो है भली भांति से व्यक्त कर सकते हैं। और विषय कैसे होने चाहिए? सामाजिक होने चाहिए, वैज्ञानिक होने चाहिए, दार्शनिक होने चाहिए, आर्थिक होने चाहिए इत्यादि। इन सब विषयों का चयन करके हम किसी निश्चित पक्ष को अपने दृष्टिकोण से भली भांति से हम व्यक्त कर सके। तो सबसे पहला हमारा तत्व क्या है? निबंध का विषय चयन। दूसरा तत्व हमारा है व्यक्ति की अभिव्यक्ति। निबंध में निबंधकार के व्यक्ति की अभिव्यक्ति दिखनी चाहिए। अब उसमें जो दूसरा तत्व है वह अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जो निबंधकार जो निबंध लिख रहा है उसमें उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति भी दिखनी चाहिए। मोंटेन के अनुसार निबंधों पर निजी चर्चा करते हुए लिखा कि मेरी भावनाएं हैं, इसके द्वारा मैं स्वयं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जो मोंटेन पाश्चात्य निबंधकार थे
उनके अनुसार निबंध जो क्या है वह मेरी भावनाएं हैं और इसके द्वारा मैं स्वयं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विचारकों ने निबंध लेखन के व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार किया है। जो दूसरा पक्ष है वह अभिव्यक्ति और हमारा स्वयं का व्यक्तित्व। दूसरा तत्व हमारा निबंध में क्या, हमारा स्वयं का, हमारी स्वयं की अभिव्यक्ति या हमारा व्यक्तित्व उसमें दिखाई देना चाहिए। निबंध लेखन की आत्मीयता और वैयक्तिकता के कारण ही विषय के संबंध में निबंधकारों के विचारों, भावों और अनुभूति के आधार पर पाठक उनके साथ संबद्ध कर पाता है। ठीक है, इसी प्रकार निबंधकार के व्यक्तित्व को निबंधकार केंद्रीय गुण कहा गया है। दूसरा तत्व जो हमारा क्या है, निबंधकार का व्यक्तित्व, और उसी को क्या कहा गया है, निबंध का केंद्रीय गुण भी कहा गया है। जो तीसरा तत्व हमारा है वह एक सूत्रता, अर्थात निबंध बंधी हुई एक कलात्मक रचना है, इसमें विषयांतर की संभावना नहीं होती। इसके लिए निबंध के लिए आवश्यक है कि निबंधकार अपने विचारों को एक सूत्रता के गुण में संबद्ध करके प्रस्तुत करता है। निबंध के विषय में मुख्य भाव या विचार पर अपनी दृष्टि डालते हुए निबंधकार तथ्यों को उसके तर्कों के रूप में प्रस्तुत करता है। इन तर्कों को प्रस्तुत करते हुए निबंधकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि तथ्यों और तर्कों के बीच अन्विति क्रम बना रहे। कई निबंधकार निबंध लिखते समय अपनी भाव तरंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, ऐसे में वह विषय अलग हो जाते हैं। वस्तुतः लेखक का कर्तव्य है कि वह विषयांतर ना हो। अगर विषयांतर हो भी गया तो उसे इधर उधर विचरण कर पुनः अपने विषय पर ही आना ही पड़ेगा। निबंधकार को अपनी अभिप्रेत का अंत तक बनाए रखना है। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट है वह क्या है, विषयांतर, अर्थात जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय से हम इतर न जाएं, अलग न जाएं, और यदि जाएं भी तो अंत में हम उस विषय को उसी में सामंजस्य बना करके जो हमारा प्रमुख विषय है उसमें ला करके हम उसको छोड़ें और अंत तक क्या करें, अपने विषय को अभिप्रेत बनाकर रखें। ये हमारा तीसरा। इसके बाद चौथा हमारा जो पॉइंट तत्व है निबंध का वह क्या है, एक मर्यादित दृष्टि होनी चाहिए, एक मर्यादित उसकी आकार होना चाहिए। इस संदर्भ में हार्बर्ट रीड ने कहा, क्या कहा, हार्बर्ट रीड ने कहा कि निबंध जो है 3500 से 3500 से लेकर के 5000 शब्दों तक सीमित किया जाना चाहिए। अर्थात निबंध की एक समय सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि निबंध आप लिख रहे हैं तो 10 पेज का, 20 पेज का या 50 पेज का 10,000 शब्दों का लिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। निबंध का एक क्या होना चाहिए, एक शब्दों की सीमा होनी चाहिए। वह कितनी होनी चाहिए, तो एक पाश्चात्य निबंधकार हार्बर्ट रीड हुए जिन्होंने क्या लिखा कि निबंध को 3500 से लेकर 5000 शब्दों तक की उनकी एक समय सीमा होनी चाहिए। वास्तव में निबंध के आकार का निर्धारण में कोई आवश्यकता नहीं है। निबंध विषय के अनुरूप और सटीक तर्कों द्वारा लिखा जाता है। लेखक अपने विचार भावावेश के क्षणों में व्यक्त करता है, ऐसे में वह उसके आकार के विषय में सोचकर नहीं चलता। आवेश के क्षण बहुत थोड़ी अवधि के लिए होते, इसलिए निश्चित रूप में निबंध का आकार स्वतः ही लघु हो जाता है। इसमें अनावश्यक सूचनाओं का कोई स्थान नहीं मिलता। आगे विचार किया गया तो यह भी पाया गया कि जब हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति लिख रहे हैं, विषय अपने भाव भंगिमाओं को लिख रहे हैं, तो उसका कोई निश्चित समय, निश्चित कोई शब्द सीमा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आवेश में आकर के लोग आगे बढ़ जाते हैं, मतलब लिखना चालू करते हैं, तो लिखते लिखते पता नहीं कितना आगे तक बढ़ जाते हैं, परंतु स्वतः ही वह अपने आप क्या होता है, उसको स्वयं लिखने वाले को लगने लगता है कि नहीं ये बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए वह स्वतः ही अपने आप को उसको छोटा करके लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो स्वतः पूर्णता निबंध का एक गुण विशेषता है। स्वतः पूर्णता निबंध का एक गुण विशेषता है, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। निबंधकार का दायित्व पाठकों को निबंध में चुने हुए विषय की समस्त जानकारी देना है। यही कारण है कि उसे विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों पर पूर्णतः विचार करना चाहिए। विषय के संबंधित कोई ज्ञान अधूरा नहीं रहना चाहिए। जिस भाव या विचार या बिंदु को लेकर निबंधकार लिखना चाहता है, निबंध के अंत में तथा पाठक के मन में संतुष्टि का भाव जागृत होना चाहिए। अगर पाठक के मन में किसी तरह का जिज्ञासा भाव रह जाता है तो उस निबंध को अपूर्ण माना जाता है और इसे निबंध के अवगुण के रूप में शुमार कर लिया जाता है। अब अगला जो पॉइंट है वह क्या है कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय को हमें पूर्ण रूप से उस पर हमें उसके किसी भी पक्ष को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात यदि कोई विषय पाठक पढ़ रहा है, किसी निबंध को पढ़ रहा है, तो पाठक को यह नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार इसमें ये चीज़ छूट गई है, ये चीज़ इनको और इसमें
शामिल करना चाहिए। तो यदि ऐसा निबंध पाया जाता है तो वह क्या है, निबंध का अवगुण कहा जाता है। तो जो अगला तत्व है वह क्या है निबंध का, वह ये है कि विषय में पूर्णता होनी चाहिए। जिस विषय को हमने उठा करके निबंध लिखा हो, उस विषय को प्रारंभ से लेके अंत तक सभी जिज्ञासाएं उसमें पाठक की खत्म होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। निबंध पढ़ने के बाद पाठक को लगना चाहिए कि नहीं, इस निबंध पर संपूर्ण विषय का समावेशन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं निबंध के प्रमुख भेद पर। जो वैसे निबंध के भेद करने का कोई विशेष आवश्यक नहीं है, पर लिखने की शैली के अनुसार निबंध के भेद किए जाते हैं, क्योंकि निबंध किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने की शैली के अनुसार ही उसको हम 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे उनके विभाग। इसमें कहा गया है निबंध के भेद इसके लिए अध्ययन किए गए हैं। विषयों की विविधता से देखा जाए तो इसको कोई बांधा नहीं जा सकता। सत्य है, विषय अनेक प्रकार के हो सकते हैं निबंध के, इसलिए कोई बंधित नहीं किया जा सकता कि नहीं भाई निबंध इतने ही होने चाहिए, यही विषय होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। निबंध स्वतंत्र गद्य रचना है, जिसमें हम किसी भी विषय को लेकर के हम उसमें अपनी अभिव्यक्तियों का संपादन कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्वानों ने निबंध का वर्गीकरण तो अवश्य किया है, पर यह वर्गीकरण या तो वर्णनीय विषय के आधार पर किया गया है या फिर उनकी शैली के आधार पर। जो निबंध का वर्गीकरण किया गया है वह किस प्रकार से किया गया है, या तो निबंध उसके वर्णन के शैली वर्णनीय विषय के आधार पर किया गया है, या तो उसके शैली के आधार पर किया गया कि वह किस शैली पर उस निबंध को विषय को लिख रहा है। ठीक है, तो पहली शैली क्या है, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का शाब्दिक अर्थ ही है कि वर्णन किसी चीज का वर्णन करना। तो वर्णनात्मक में क्या आता है, प्रायः भूगोल, यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थान, पर्व, त्योहार, सभा, सम्मेलन आदि विषयों का वर्णन किया गया है। तो वर्णनात्मक निबंधों में हम किस प्रकार के विषयों का चयन करते हैं, जैसे कहीं यात्रा पर जा रहे हैं उस यात्रा का वर्णन, ऋतु का वर्णन, किसी तीर्थ स्थल को देखने गए तो उसका वर्णन। ठीक है, कोई पर्व अपन मना रहे तो उसका वर्णन, कोई सभा या सम्मेलन हो रहा तो उसका वर्णन। तो इनमें दृश्यों व स्थानों का वर्णन करते हुए रचनाकार कल्पना का आश्रय लेता है। ऐसे में उसकी भाषा सरल और सुगम हो जाती है। इसमें लेखक निबंध को रोचक बनाने में पूरी क्या करता है, अपनी क्षमता लगाता है वर्णनात्मक निबंध में। तो यह पहला हमारा जो निबंध का भेद है वो क्या है, वर्णनात्मक निबंध। अब दूसरा हम देखेंगे विवरणात्मक निबंध। यह भी शाब्दिक अर्थ इसका आप देखेंगे तो यह विवरण, किसी चीज का संपूर्ण विवरण देना। तो इस प्रकार के निबंधों का विषय स्थिर नहीं रहता, अपितु गतिशील रहता है, क्योंकि हम किसी चीज का विवरण दे रहे हैं तो क्रमशः वह घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इसलिए इसका कोई स्थिरता नहीं होती। जैसे शिकार वर्णन, पर्वतारोहण, दुर्गम प्रदेश की यात्रा आदि का वर्णन जब हम कलात्मक रूप से इसका वर्णन करते हैं तो यह विवरणात्मक निबंध की शैली में आता है। विवरणात्मक निबंधों में विशेष रूप से घटनाओं का विवरण अधिक होता है। तो ये विवरणात्मक निबंध में क्या होता है कि जैसे कोई शिकार किसी चीज़ का कर रहा है कोई, तो उसका विवरण दे रहा, मैं ऐसे गया, ऐसे किया, ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, और कोई पर्वतारोहण हम कर रहे हैं, पहाड़ के इत्यादि की चढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारी कठिनाई आ रही हैं तो उसको हम क्रमशः वर्णन करते चले जा रहे हैं। आगे का हमें क्लियर पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसका क्रम, इसलिए वह स्थिर नहीं रहता। मतलब इसका जो विषय होता है वह स्थिर नहीं रहता, वह गतिशील रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो यह हमारा हुआ दूसरा जो निबंध का भेद है, विवरणात्मक। ठीक है, अब तीसरा जो निबंध है वह विचारात्मक है। निबंध का जो तीसरा प्रभेद है वह विचारात्मक है। इसमें किस प्रकार के निबंध आते हैं, तो इस प्रकार के निबंधों में बौद्धिक चिंतन होता है। इनमें दर्शन, आध्यात्म, मनोविज्ञान आदि विषयगत पक्षों का विवेचन किया जाता है। लेखक अपने अध्ययन व चिंतन के अनुरूप तर्क, वितर्क और खंडन का आश्रय लेते हुए विषय का प्रभावशाली विवेचन करता है। इसमें बौद्धिकता तो होती है, साथ ही भावना और कला कल्पना का समन्वय भी होता है। ऐसे निबंधों में लेखक आमतौर पर तत्सम शैली अपनाता है, समसामयिकता विषय की प्रधानता भी होती है। अब यह जो विचारात्मक निबंध है तो इसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें विचार अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दर्शन, विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं, दर्शनों का जो निबंधात्मक शैली जो लिखी जाएगी वह विचारात्मक में ही लिखी जाएगी। आध्यात्म है, धार्मिक है, कोई अध्यात्म, किसी का हिंदू है, किसी का क्रिश्चियन है, किसी का कोई धर्म है, तो वो अपना जो बौद्धिकता है, अपनी जो बौद्धिक चिंतन है वह अपनी आध्यात्मिकता को लेकर के ही लिखेगा। मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, वह विभिन्न प्रकार से अलग हो सकता है। ठीक है,
तो इसमें अपना जो बौद्धिक चिंतन है व्यक्ति का, वह क्या करता है, उसको वह विवेचित करता है, उसको वह निबंध के रूप में उसको वह लिखता है। और इसमें तर्क वितर्क भी होते हैं, किसी चीज़ का खंडन भी करते हैं, किसी चीज़ का मंडन भी करते हैं। तो ऐसी जो प्रभावशाली जो बौद्धिकता है उसको हम विचारात्मक निबंध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अंतिम और चौथा जो प्रभेद है वह भावात्मक है। ठीक है, इस श्रेणी में क्या आता है, इस श्रेणी में उन निबंधों का स्थान मिलता है जो भावात्मक विषयों पर लिखे गए हैं, जो भावों पर लिखे गए हैं। ठीक है, निबंधों का निःसरण हृदय से होता है। जो भावात्मक निबंध है वह जो हमारे भाव हैं वह कहाँ से निकलते हैं, स्वाभाविक है। जो हमारे अंदर जो भाव हैं, दुख है, सुख है, क्रोध है, हंसी है, मजाक है, जो ये सब चीज़ कहाँ से निकलती है, हमारे हृदय से निकलती है। तो जो भावात्मक निबंध है वह स्वाभाविक है, हमारे हृदय से ही निकलेंगे। इसलिए कहा गया है कि इसका जो निःसरण है वह हृदय से होता है और इनमें रागात्मक होती है। इसलिए लेखक कवित्व का भी प्रयोग कर लेता है। अनुभूतियाँ और उनके उद्घाटन की रसमय क्षमता इस प्रकार के निबंध लेखकों की संपत्ति मानी जाती। वस्तुतः कल्पना के साथ काव्यात्मकता का पुट इन निबंधों में दृश्यमान होता है। जब हम ऐसा निबंध लिखते हैं तब हम अपने हमारे जो भाव हैं हृदय के, उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं और यह क्या होती है, रागात्मक हो जाती। कभी कभी ये गेय हो जाता है। तो कभी कभी आपने निबंधों में देखा होगा कि बीच बीच में कोई कविता भी आ जाती है, कोई शायरी भी आ जाती है। जब हम ऐसे निबंधों को लिखते हैं तो हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो हमारे भाव हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, अपने काव्यात्मक या भावात्मक शैली में हम उनको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे जो 4 निबंध के प्रमुख भेद हो गए। कौन कौन से हो गए, तो आपने उनको देखा, विचारात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और एक और भी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं निबंध शैली। अब क्या होता है कि निबंध लिखने की जो शैली होती है वह कितनी प्रकार की होती है, किस प्रकार से निबंध को प्रतिपादित किया जाता है, किन किन शैलियों में प्रतिपादित किया जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो वस्तुतः निबंध शैली को अलग रूप में देखने की परंपरा से चली आ रही है। ठीक है, क्योंकि भाई अलग अलग शैली में लिखता है कोई, किसकी शैली कुछ दूसरी होती है, किसी की कोई दूसरी होती है, कोई शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग करता है, कोई कुछ विभिन्न अपने जो है सामाजिक, जो अपने समाज में चल रहे शब्दों का प्रयोग करता है। तो यह व्यक्ति के अनुसार ही विभिन्न शैलियाँ इसकी विभाजित हो गई हैं। अन्यथा निबंधों का वह वर्णकरण निबंध शैली ही है। निबंध लेखक की रचना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, शैली ही उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। बिल्कुल स्वाभाविक है, जैसा आप लिखेंगे वही आपकी पहचान बनेगी। एक आलोचक ने शैली के बारे में कहा कि जितने निबंध है उतनी ही शैलियाँ। बिल्कुल सही कहा भाई, हर व्यक्ति अपनी शैली, जो उसकी व्यक्तिगत शैली है उसी हिसाब से लिखेगा ना। तो जितने भी निबंध लिखे गए हैं वो सब अपनी अलग अलग शैली में लिखे गए हैं। कोई किसी की कॉपी तो कर नहीं रहा कि उसने ऐसा लिख दिया तो उसी को कॉपी करके लिख दिया, ऐसा नहीं होता। निबंध अपनी शैली ही है जिसको हम अपने भावों को गद्यात्मक तरीके से प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि निबंध लेखन में लेखक के निजीपन का पूरा असर पड़ता है। ठीक है, निबंध जब हम लिखते हैं तो अपने स्वाभाविक भावात्मक तथ्यों को उजागर करते हैं, तो ये हमारा निजीपन उसमें दिखाई देता है। निबंध की शैली से ही किसी निबंधकार की पहचान होती है, क्योंकि एक निबंधकार की शैली दूसरे निबंधकार से भिन्न होती है। बिल्कुल सही, जैसा आप लिख रहे हैं, अगर आप कॉपी नहीं कर रहे हैं तो आपकी शैली अलग ही होगी। आपका दोस्त कुछ दूसरा तरीके से किसी विषय का निबंध आप लिख रहे हैं, अपने विद्यालय के ऊपर कोई निबंध लिख रहे हैं, तो आपकी जो सोच होगी, आपके जो हृदय के जो भाव होंगे वह दूसरे होंगे। और जो आपका मित्र है वह अपने भाव से लिखेगा, तो स्वाभाविक है कि आप दोनों में अंतर ही होगा। इसलिए निबंधकार की शैली एक दूसरे से हमेशा ही भिन्न ही मानी जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से निबंध की जो शैलियाँ हैं वह निम्न प्रकार से हैं। तो आइए अब हम निबंध की शैलियों का वर्णन करते हैं, देखते हैं उसमें निबंध की कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारी पहली शैली है निबंध की, वह कौन सी शैली है, समास शैली है। तो समास शैली, इस निबंध शैली में निबंधकार कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विषयों का प्रतिपादन करता है। तो इसमें समास शैली में क्या होता है कि समासिक पदों का समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण, अर्थात किसी शब्द को संक्षेप में लिखना। तो निबंध में अधिकतर हम
इसी शैली का प्रयोग करते हुए निबंधकारों को देखते हैं। तो समास शैली, इस निबंध में शैली में निबंधकार कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विषय का प्रतिपादन करता है। इसके वाक्य सुगठित और कसे हुए होते हैं। गंभीर विषयों के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। तो जो निबंध की शैली है उसमें जो पहला निबंध शैली वह कौन सी है? सामासिक शैली। समास की शैली का प्रयोग करते हैं और यह शैली सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली शैली है निबंधों में। दूसरी शैली है व्यास शैली। इस तरह के निबंधों में लेखक तथ्यों को खोलता हुआ चला जाता है, उन्हें विभिन्न तर्कों और उदाहरणों के जरिए व्याख्यायित करता चला जाता है। वर्णनात्मक, विवरणात्मक और तुलनात्मक निबंधों में निबंधकार इसी प्रकार की शैली का प्रयोग करते हैं। तो जो व्यास शैली है इसमें क्या होता है? इसमें लेखक तथ्यों को खोलता हुआ चला जाता है और विभिन्न तर्क और उदाहरणों की व्याख्या करता है। तो इस शैली का अधिकतर प्रयोग हम किस प्रकार के निबंध में देखते हैं? तो वर्णनात्मक, विवरणात्मक और तुलनात्मक, ऐसे निबंधों में हम इस शैली का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है। जो तीसरा होता है, तीसरी शैली हमारी है, वह कैसी है? तरंग या विक्षेप। तरंग आप जानते हैं, जिस समुद्र में तरंग उठती है तो अचानक उठती है, फिर वापस अपने स्थान पर चली जाती है। तो इस शैली का कहने का अर्थ यही है कि इस शैली में निबंधकार एकान्वित का अभाव करता है। इसमें निबंधकार अपने मन की मौज में आकर बात करता हुआ चलता है, पर विषय पर केंद्रित अवश्य रहता है। इसमें क्या करता है कि जो निबंधकार होता है वह अचानक ऊपर जाता है फिर वापस आता है, लेकिन वह क्या करता है, जो विषय होता है उस पर ही केंद्रित रहता है। तो यह हमारी निबंध की जो है तीसरी शैली है, वह तरंग या विक्षेप शैली। इसके बाद जो चौथी शैली है वह कैसी है? विवेचन शैली। विवेचन शैली कैसी है? निबंध शैली में लेखक तर्क वितर्क के माध्यम से, प्रमाण, पुष्टि और व्याख्या के माध्यम से, निर्णय आदि के माध्यम से अपने विषय को बढ़ाता हुआ चलता है। इसमें क्या करता है लेखक? इसमें प्रमाण, पुष्टि और व्याख्या के माध्यम से, निर्णय आदि के माध्यम से अपने विषय को बढ़ाता चलता है। इस शैली में लेखक गहन चिंतन के आधार पर अपना कथ्य तथ्य प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंधों में लेखक इस शैली का प्रयोग करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो निबंध थे वो इसी प्रकार की शैली में आते थे, जो विवेचन शैली का प्रयोग करते थे। इसके बाद जो हमारा पांचवा शैली है निबंध लिखने की, वह कैसी है? व्यंग्यात्मक, व्यंग शैली। इस शैली में निबंधकार व्यंग के माध्यम से अपने विषय को प्रतिपादित करता चलता है। इसमें उसके विषय धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि भी हो सकते हैं। इसमें रचनाकार किंचित हास्य का पुट देकर विषय को पठनीय बना देता है। शब्द चयन, अर्थ के चमत्कार की दृष्टि से यह जो व्यंग शैली है वह अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। इसमें निबंधकार क्या करता है कि हास्य पुट दे करके, मतलब व्यंग्यात्मक विषयों को लेकर के जो है और हास्य पुट दे करके इसको क्या करता है, इसको चमत्कारिक बनाता है। तो ये हमारी जो निबंध की ये 5 शैलियाँ थी। अब इसके बाद छठवीं शैली भी इसमें है, निगमन और आगमन शैली। निबंधकार अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं कि दृष्टि से निगमन शैली और आगमन शैली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की शैली में लेखक पहले अपने विचारों को एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, तदुपरांत उस सूत्र के अंतर्गत पहले अपने विचारों की विस्तार के साथ व्याख्या करता है, बाद में सूत्र के रूप में सार लिख देता है। आगमन शैली में निम्न शैली निगमन शैली के विपरीत होती है। इसके अतिरिक्त निबंध में अन्य शैलियों को देखा जा सकता है, जैसे प्रलय शैली। इस प्रकार की शैली में निबंधकार कुछ बहके भावों को अभिव्यंजना करता है। कुछ लेखकों के निबंधों में इस शैली को देखा जा सकता है। भावात्मक निबंधों के लिए कुछ निबंधकार विक्षेप शैली अपनाते हैं। धारा शैली में भी कुछ निबंधकार निबंध लिखते हैं। इस प्रकार कुछ निबंधकारों के अलंकरण, चित्रात्मक, सूक्तिपरक, धारा प्रवाह शैली का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो आगमन और निगमन और ये जो और भी जो शैलियाँ हैं, जिसमें विक्षेप शैली, चित्रात्मक शैली, सूक्तिपरक शैली, धारा प्रवाह शैली, इन पर भी निबंध जो है लिखे जाते हैं। अब आते हैं हम हिंदी निबंध साहित्य की जो विकास की जो दिशाएं हैं वह हम देखेंगे। तो हिंदी गद्य का अभाव तो भारतेंदु युग के पूर्व नहीं था, परंतु कुछ अपवादों तक सीमित है। उसकी न तो कोई निश्चित परंपरा थी, न ही प्रधानता थी। सन 1850 के बाद गद्य की निश्चित परंपरा स्थापित हुई और महत्व भी बढ़ा। पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आने पर हिंदी साहित्य भी निबंध की ओर उन्मुख हुआ। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय युग में सबसे अधिक सफलता
निबंध लेखन को मिली। हिंदी निबंध साहित्य को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। किन भागों में? 4 भागों में। भारतेंदु युगीन निबंध, इसके बाद द्विवेदी युगीन निबंध, शुक्ल युगीन निबंध और शुक्लोत्तर युगीन निबंध एवं समसामयिक निबंध जो 1940 से वर्तमान समय अब तक चल रहे हैं। तो इसमें भारतेंदु युग में हम देखेंगे तो भारतेंदु युगीन जो निबंध थे, सबसे अधिक सफलता इसी युग को मिली। इस युग के लेखकों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य को संपन्न किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी निबंध का आरंभ माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन प्रताप नारायण मिश्र इस गद्य विधा को विकसित एवं समृद्ध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों लेखकों को स्टील और एडिशन कहा। ये दोनों हिंदी के आत्मव्यंजक निबंधकार थे। इस युग के प्रमुख जो निबंधकार थे वह कौन कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री आदि। इन सभी निबंधकारों का संबंध किसी न किसी प्रकार से पत्रिकाओं के माध्यम से रहा। भारतेंदु जी पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवन यात्रा, वृत्तांत, भाषा और साहित्य आदि इन विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। जो इसके बाद फिर द्विवेदी युगीन निबंध में भारतेंदु युग के निबंध साहित्य की पूर्णतः स्थापना हो गई थी। भारतेंदु युग में जो निबंध साहित्य की वह पूर्ण रूप से स्थापना हो गई थी, लेकिन निबंधों का विषय अधिकांशतः व्यक्ति व्यंजक था और द्विवेदी युगीन निबंधों में व्यक्ति व्यंजक निबंध कम ही लिखे गए। इस युग में के जो श्रेष्ठ निबंधकार थे वह प्रमुख थे। कौन कौन से थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, गोविंदरायण मिश्र जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, माधव प्रसाद मिश्र जी, मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, चंद्र शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास जी, पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी, रामचंद्र शुक्ल जी, कृष्ण बिहारी आदि उल्लेखनीय। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध परिचयात्मक और आलोचनात्मक होते थे। ठीक है। इसके बाद जो शुक्लोत्तर युग है उसमें शुक्लोत्तर काल में निबंध ने अनेक दिशाओं में सफलता प्राप्त की। इस युग में समीक्षात्मक निबंध अधिक लिखे गए, यूं व्यक्ति व्यंजक निबंध भी कम नहीं लिखे गए। शुक्ल जी के समीक्षात्मक निबंध को परंपरा के दूसरे नाम में नंद दुलारे वाजपेयी इसी काल के महत्वपूर्ण निबंधकार आज हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके ललित निबंधों में नवीन जीवन बोध रहा। शुक्लोत्तर निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार का स्थान काफ़ी ऊंचा है। उनके निबंधों में दार्शनिकता है और यह दार्शनिकता निजी है, अतः ऊब पैदा नहीं करती है। उनके निबंधों में सरसता भी देखने को हमें प्राप्त होती है। समसामयिक निबंधों में नई चिंतन पद्धति है। जो वर्तमान हमारे जो निबंध शैली है उसमें क्या है? नई चिंतन पद्धति है। कैसी चिंतन पद्धति है? व्यक्ति देखी जा सकती है, जैसे अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ जी, राय, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, शरद जोशी, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामेश्वर शुक्ल इत्यादि, नामवर सिंह, विवेक की राय आदि हिंदी गद्य की निबंध परंपरा को न केवल बढ़ाया बल्कि उनमें विशिष्ट प्रयोग भी किए। समीक्षात्मक निबंधों में गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम भी आता है। उनके निबंधों में बौद्धिकता है, वयस्क वैचारिकता, बोध, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध साहित्य का सौंदर्य शास्त्र समीक्षा की समस्याएं और एक साहित्य की डायरी नामक निबंध विशेष उल्लेखनीय है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध शैली में स्वच्छता, प्रखरता तथा वैचारिक संपन्नता भी देखी गई है। हिंदी निबंध में व्यंग को रविंद्र कालिया ने बढ़ाया है। नए निबंधकारों में रमेश चंद्र शाह का नाम तेजी से उभरा है। महादेवी वर्मा, विजेंद्र स्नातक, धर्मवीर भारतीय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामेश्वर शुक्ल अंचल के निबंधों में प्रवृत्ता है। इसके अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर कृत हम जिनके ऋणी हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री कृत मन की बात जो बिक न सकी आदि निबंधों में क्लासिकल संवेदना का उदात्त रूप मिलता है। नए निबंधकारों में प्रभाकर, श्रोत्रिय, चंद्रकांत वाजिंदकर, नंदकिशोराचार्य, बनवारी, कृष्णदत्त पालीवाल, प्रदीप मांडव, कर्ण सिंह चौहान और सुधीश पचौरी आदि प्रमुख हैं। आज राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों पर भी निबंध लिखे जा रहे हैं, अतः हिंदी साहित्य उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के निबंध पर चर्चा की, उसके भेदों पर चर्चा की, उसकी शैली पर चर्चा की, उसके तथ्यों पर चर्चा की, निबंध की परिभाषाओं पर चर्चा की और वर्तमान कालीन निबंधों पर चर्चा की। ठीक है, तो आज का ये हमारा जो वीडियो है यह
यहीं पर संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।